अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 दैट इज़ डेवलपमेंट एंड एजिंग उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम ऑलमोस्ट सारी डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी कि जब एम्ब्रियो होता है और उसकी ग्रोथ हो रही होती है वो कैसे होती है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या होती हैं, प्लेसेंटा क्या है, और कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, योग सैक की जो कवरिंग्स हैं इसकी डिस्कशन हमने की। गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस, ये एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। अब जो है हर ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड में क्या क्या हो रहा होता है, हमने इसकी डिस्कशन की। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज बल्कि हाउ आर ट्विन्स या क्वाड्रिपलेट्स फॉर्म। ठीक है, ट्विन लफ्ज आपको खुद पता चल रहा होगा, ट्विन मतलब कि टू टू बेबीज, वाइल क्वाड्रिपलेट्स, क्वाड लफ्ज जहाँ होता है उसका मतलब होता है चार, दो बच्चे या चार बच्चे, दो एम्ब्रियो या चार एम्ब्रियो किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो हमारी इस पे डिस्कशन होगी। टू और मोर fetuses इन वन प्रेगनेंसी आर कॉल्ड मल्टीपल fetuses विच मे बी आइदर आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। तो ट्विंस दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ट्विंस कुड बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज आइडेंटिकल द अदर इज, एक हो गया आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरे हो गए नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, अच्छा, अब आइडेंटिकल ट्विंस की अगर हम डिस्कशन करें तो आइडेंटिकल ट्विंस या फिर क्वाड्रिपलेट्स, चार एक जैसे चार बच्चे या एक जैसे दो बच्चे कैसे पैदा होते हैं, फ्रॉम मोनोजाइगोट, यानी कि एक ही जाइगोट से ये बच्चे पैदा होते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ये एक ही जाइगोट से पैदा होने वाले बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, अ सिंगल ओवम विच हैज़ बीन फर्टिलाइज्ड बाय सिंगल स्पर्म, और एक सिंगल जाइगोट बनता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे ये स्पर्म था, ये एग था, इन्होंने कंबाइन किया, जाइगोट बनाया। ठीक है, एक जाइगोट था, अब उसकी क्लेवेज के स्टेप्स चल रहे हैं। ठीक है, अब जाइगोट की क्लेवेज हो रही है, दो तीन चार सेल्स का मासेस बन रहे हैं। अब क्या होता है कि 6 सेल की स्टेज पे या 8 सेल की स्टेज पे क्या होता है कि ये जाइगोट जिसके सारे सेल्स तो आइडेंटिकल होते हैं ये दो में डिवाइड हो जाता है। कुछ ऐसा होता है कि जाइगोट के दो हिस्से बन जाते हैं, और अब जो है ये क्या है, इसके दो अलग अलग जगह पर डिवीजन हो रही होती हैं जो कि एक जैसे ही आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, एक जैसे बिल्कुल होंगे क्योंकि उनका जाइगोट सेम है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गए, दो अलग से एम्ब्रियो बन गए। दो अलग से एम्ब्रियो का एक जाइगोट से बन जाना, इस क्या क्या होंगे ये आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक, मोनो मीन्स वन या सेम जाइगोट से बनने वाले। ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लेवेज द सेल्स ऑफ जाइगोट सेपरेट एंड फॉर्म 2, 4 और 8 एम्ब्रियोस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो जाइगोट था इसकी अभी डिवीजन हो रही थी, पहली डिवीजन हुई, दो में बने। हो सकता है ये दो सेपरेट हो जाएं और दो अलग एम्ब्रियो बना लें, या हो सकता है जब चार में डिवीजन हुई तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेपरेट हो जाए, या फिर हो सकता है कि जब ये चार में डिवीजन हुई तो एक ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये चार अलग एम्ब्रियोज बना लें। तो जब चार अलग एम्ब्रियोज बन जाएंगे और वो चार अलग एम्ब्रियोज अलग अलग ग्रो करेंगे और चार अलग इंडिविजुअल्स, चार अलग फीटस बनेंगे तो 4 बच्चे पैदा होंगे, यानी कि क्वाड्रुपलेट्स। ठीक है, अब क्या होता है, इन सब का सेक्स ये सेम होगा, यानी कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो दोनों सेम सेक्स के, यानी दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां ही होंगी, एक लड़का एक लड़की नहीं होगी। ठीक है, ऑल आर ऑफ सेम सेक्स, ब्लड टाइप एंड मोस्ट अदर फीचर्स। दोनों का जो ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, क्या ब्लड ग्रुप है, और उनके फीचर्स मोस्टली काफ़ी ज़्यादा मिलते होंगे आइडेंटिकल ट्विंस के। ठीक है, दे डू नॉट ऑलवेज लुक एग्जैक्टली अलाइक सच एज डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स, और वन में बी राइट हैंडेड वाइल अदर में बी लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, उनका जो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा और फिर उनकी सेक्स क्या होगी, यानी कि उनका जेंडर क्या होगा, दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम ही होगा।
तो ये चीज़ें तो सेम होंगी, लेकिन हो सकता है उनके फेस के फीचर्स इतने मिलते भी ना, ऑल्दो वो भी मिलते हुए ही होते हैं लेकिन इतने ना मिलते हो। और दूसरा क्या होगा कि उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, हाथों के निशान, ये आइडेंटिकल ट्विंस, इससे ज़्यादा सेम कोई नहीं हो सकता। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो फिर भी थोड़े अलग होते हैं। दुनिया में जो दो इंडिविजुअल सबसे एक दूसरे से सबसे ज़्यादा मिलते जुलते होंगे वो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, लेकिन उन आइडेंटिकल ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट्स चेंज होते हैं, फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि एक जो ट्विन है, एक जो पार्टनर है ट्विंस का, तो ट्विन ए जो है वो राइट हैंड उसका डोमिनेंट है, या राइट साइड ऑफ ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन से डोमिनेंट है, और दूसरा जो है उसका लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है। अच्छा, ये जब नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़े थे तो मैंने बताया था कि ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, जो हमारे हैंड मूवमेंट्स और मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मोटर मतलब मसल से रिलेटेड। तो जिनका राइट साइड ऑफ ब्रेन डोमिनेंट होगा उसका मतलब है कि वो लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है, ऑपोजिट डोमिनेंस होती है। जिसका सीधी तरफ का दिमाग डोमिनेंट, उसका उल्टा हाथ डोमिनेंट, और जिसका उल्टी तरफ का दिमाग लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट, उसका सीधा हाथ डोमिनेंट। यानी कि मैं सीधे हाथ से लिख रही हूँ तो दिस मीन्स दैट माई लेफ्ट ब्रेन इज डोमिनेंट। आप अगर उल्टे हाथ से लिख रहे हैं इसका मतलब है योर राइट ब्रेन इज डोमिनेंट। ठीक, अच्छा, identical twins mostly share the same placenta and chorion but usually grow in separate amniotic sacs inside the uterus। कहता है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, इनका प्लेसेंटा तो सेम होगा, ठीक है, प्लेसेंटा और कोरियन। कोरियन क्या था, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, और प्लेसेंटा जो इनको जोड़ रहा होता था, लेकिन अंदर वो दो अलग एमनियन होते हैं। यानी कि एमनियन क्या थी, जो सबसे पहली कैविटी, सबसे पहली प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती थी। एक बच्चा इसमें ग्रो कर रहा है और एक बच्चा इसमें ग्रो कर रहा है। ऊपर कोरियन भी सेम है और प्लेसेंटा भी सेम है, मगर अंदर दोनों की अलग अलग एमनियोटिक कैविटीज़ में है। अच्छा, अब जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, दे कम फ्रॉम मल्टीपल फर्टिलाइज्ड एग्स, दैट इज डाइजाइगोटिक और मल्टीपल जाइगोटिक। ठीक है, इनका एक ही जाइगोट होता था जिसके टुकड़े बाद में हो जाते थे, जबकि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के शुरू से जाइगोट ही अलग होंगे। ठीक है, दो अलग जाइगोट से आएंगे ये। इसे हम क्या कहेंगे, डाइजाइगोटिक या मल्टीपल जाइगोटिक, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा जाइगोट्स बनेंगे। ठीक है, या मल्टीपल जाइगोटिक, यानी कि हमें पता है कि कितने स्पर्म्स तो आ जाते हैं ना 1 मिलियन या 100 मिलियन एक इजैकुलेट में। तो जो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पर्म्स हैं ये फीमेल के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, ये सारे स्पर्म्स फीमेल के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन फीमेल का सिर्फ होता ही एग एक ही है, जिसको इन सारे स्पर्म्स में से किसी एक स्पर्म ने फर्टिलाइज कर लेना है और एक जाइगोट बन जाना है। लेकिन कभी कभी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक से ज़्यादा फॉलिकल्स को मैच्योर करके एक से ज़्यादा एग्स बना देता है। जब एक से ज़्यादा एग्स बन जाएंगे तो क्या होगा, अभी 2 एग्स है तो क्या होगा, एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज कर देगा और दूसरा स्पर्म दूसरे एग को फर्टिलाइज कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 जाइगोट्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर 3 एग्स रिलीज हो गए उस महीने भी, और 3 किसी और स्पर्म ने आके उसको भी फर्टिलाइज कर दिया, तो 3 जाइगोट्स बन जाएंगे। इसीलिए फीमेल में एक टाइम पे एक एग रिलीज होता है ताकि एक जाइगोट बने। लेकिन क्या है कि कभी कभार क्या हो जाता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा फॉलिकल्स को मैच्योर करा के ज़्यादा एग्स का रिलीज करवा देता है, और इस वजह से स्पर्म्स तो होते ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि बेबी मोनोजाइगोटिक ट्विंस तो नहीं, खैर डाइजाइगोटिक या मल्टीपल जाइगोटिक ट्विंस। क्योंकि मोनोजाइगोट तो ये था कि एक जाइगोट से एम्ब्रियोज बनना और फर्दर उसकी डिवीजन होना और एम्ब्रियो बनना, इसमें जाइगोट ही अलग है और हर जाइगोट अलग अलग एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, अब इनकी सेक्स, इनका जेंडर डिफरेंट हो सकता है कि ये वाला जाइगोट जो है ये गर्ल बन जाए, ये बॉय बन जाए, ये भी गर्ल बन जाए। ठीक है, 3 गर्ल 1 बॉय, या 1 गर्ल 1 बॉय। ठीक है, ये भी हो सकता है, और सेम भी हो सकता है, और सेम सेक्स भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। देयर प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक सैक्स आर ऑल्सो सेपरेटेड, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी फीचर्स। इनका प्लेसेंटा भी अलग अलग होगा, इनका एमनियोटिक सैक, इनका सब कुछ अलग अलग होगा, जो फ्रेटर्नल ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। ठीक है,
अब जो है इनका सब कुछ अलग अलग होगा और इनके फीचर्स भी अलग होंगे, इनके जेंडर्स अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, दोनों मेल फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल, वो डिफ़र करेगा, डिपेंड करेगा कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम की कम्बिनेशन हुई है या एक्स और एक्स की हुई है, ठीक है। वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल देता है। ये चीज़ें हम अगले इनहेरिटेंस वगैरह वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिकल ट्विंस आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, टोटली आइडेंटिकल, टोटली एक जैसे होते हैं, प्लेसेंटा शेयर करते हैं और कोरियन शेयर करते हैं। जबकि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस आर डाइजाइगोटिक ट्विंस या मल्टीपल जाइगोटिक ट्विंस, इनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं, इन्हें हम फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। इसमें टोटली जाइगोट ही अलग अलग ज़्यादा बनते हैं, जबकि आइडेंटिकल ट्विंस में एक जाइगोट बनता है। ये हमारी डिस्कशन हो गई ट्विंस की। नाउ वी विल डिस्कस द प्लेसेंटा एंड अम्बाइलिकल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम एक दफ़ा थोड़ा सा रीड करेंगे, इट इज़ अ लिटिल बिट टेक्निकल टॉपिक, और फिर उसके बाद जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, it is the physiological adjustment of the newborn with mother till birth. The placenta was the source of nutrients and oxygen for the fetus. It was a site for the removal of waste products from fetal circulation because the lungs were not functional organs of gas exchange. The fetal body had two major adaptations to limit the flow of blood to the lungs. ठीक है, अब हम प्लेसेंटा, अगर आपके पेपर में आता है प्लेसेंटा में एक नोट लिखिए तो आपने ये सारी बातें उसमें लिखनी है कि एक फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, एक कनेक्शन होता है फिजियोलॉजिकल। मैंने हमेशा बताया दो लफ्ज़ होते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, ठीक है। पैथो मतलब कोई बीमारी, कोई ख़राबी, कोई एबनॉर्मेलिटी, जबकि फिजियोलॉजिकल इज़ टोटली नॉर्मल। तो टोटली नॉर्मल तरीके से वो मदर का खून खा रहा होता है, उसकी न्यूट्रिशंस खा रहा होता है बच्चा, ठीक है। तो प्लेसेंटा इज़ अ फिजियोलॉजिकल अरेंजमेंट, एक फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होती है। इट वाज द साइट फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फीटल सर्कुलेशन, क्योंकि फीटल सर्कुलेशन में फीटस के लंग्स काम नहीं कर रहे होते, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खुद नहीं जा रही होती है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू से मदर में जाती है, फिर मदर के थ्रू वो बाहर एक्सक्रीट होती है, ठीक है, एक्सचेंज हो जाती है। अब क्या है, फीटल सर्कुलेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो कि लिमिट करती हैं कि फीटस का जो ब्लड है वो लंग्स तक ना जाए, ठीक है। फर्स्ट क्या होती है, फोरामेन ओवेल, ठीक है, जो कि दोनों एट्रियम के दरमियान में एक होल होता है, ठीक है, और डायरेक्टली राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जा रहा होता है, राइट वेंट्रिकल में जाने के बजाय, ठीक है। उसके अलावा एक और क्या चीज़ होती है, जो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो डायरेक्टली पंप हो रहा होता है is pumped into the aorta through the lungs by ductus arteriosus के थ्रू, ठीक है, जो कि कनेक्शन है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान में, ठीक है। एट बर्थ द फोरामेन ओवेल इज क्लोज्ड बाय टू फ्लैप्स ऑफ हार्ट टिश्यूज दैट फोल्ड टुगेदर एंड फ्यूज। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टरियोसस क्या होता है। तो ये दो एक तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं बेबी के अंदर, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ब्लड है वो लंग्स तक ना जाए। पहला क्या है, या जाए तो कम जाए। दोनों एट्रिया, जो ये हार्ट है ना, हार्ट के जो अपर दो चेम्बर्स होंगे एट्रियम, इनके दरमियान में एक सुराख होगा जिसे हम कहेंगे फोरामेन ओवेल। तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के बजाय राइट एट्रियम से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, आर पार होगा, ठीक है। और इस तरह से वो राइट वेंट्रिकल से क्या होता है कि ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स वगैरह में जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे डायरेक्ट इस सुराख से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ या लंग्स की तरफ जा ही नहीं रहा। और दूसरा क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो कहाँ पर जाना होता है, ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी में जाना होता है, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स में जाना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दफ़ा यहाँ पे मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये समझिए अगर हार्ट है, मैं आपको एक नॉर्मल शेप का जो है ना, वो जो हम दिमाग में हमारे होता है वो वाला हार्ट है, ठीक है। ये इसके राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे है फोरामेन ओवेल। अब क्या हो रहा है, राइट एट्रियम से ब्लड जाना है राइट वेंट्रिकल में और यहाँ से जाना है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, यहाँ पे बैक टू लेफ्ट एट्रियम। तो ये डायरेक्ट इसमें जाने के बजाय यहाँ से ये डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा होगा फोरामेन ओवेल के थ्रू, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से जाना है पल्मोनरी आर्टरी में और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। अब पल्मोनरी आर्टरी और फिर लंग्स में, और फिर वहाँ से बैक टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहाँ से एओर्टा निकलेगा, ठीक है। तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में एक कनेक्शन होगा जिसे हम कहेंगे डक्टस आर्टरियोसस,
ठीक है। डक्टस आर्टरियोसस मतलब आर्टरीज के दरमियान एक ट्रंक। पल्मोनरी आर्टरी भी एक आर्टरी और एयोर्टा बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी। तो एयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक कनेक्शन होगा जो है डक्टस आर्टरियोसस। वो क्यों होगा? ताकि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में ना जाए, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस आके लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एयोर्टा में जाना होता है। तो डायरेक्ट ही पल्मोनरी आर्टरी के लेवल पे एयोर्टा के साथ कनेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसस। तो ये जो दो मैकेनिज्म्स हैं, फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टरियोसस, इनके थ्रू क्या होता है कि जो ब्लड है फीटस के अंदर वो लंग्स तक जाने से बाईपास हो जाता है। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके अंदर तो हम नहीं चाहते कि उसके दिल में एक ये कनेक्शन रह जाए, तो इसीलिए कहते हैं कुछ बच्चों के अंदर अगर ये कनेक्शन फोरामेन ओवेल बंद ना हो तो हम कहते हैं बच्चे के दिल में पैदाइशी तौर पे सुराख है। तो दिल का सुराख ये होता है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को बंद करना होता है पैदाइश होते ही या पैदाइश से थोड़ा टाइम पहले, ये फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टरियोसस को क्लोज करना होता है। तो फोरामेन ओवेल इज क्लोज बाय टू फ्लैप्स ऑफ हार्ट टिश्यू दैट फोल्ड टुगेदर एंड फ्यूज। जब बर्थ होती है तो जो फोरामेन ओवेल है उसमें यहाँ से हार्ट के कुछ टिश्यूज आते हैं, इस जगह को कवर कर देते हैं और ये सुराख बंद हो जाता है। Ductus arteriosus is shut off by contractions of muscles in its walls. Complete closure may take several months. The two umbilical arteries and one vein also must close off. ठीक है। अब क्या है कि जो डक्टस आर्टरियोसस है इसकी जो मसल्स हैं, इसके जो स्मूथ मसल्स हैं इसकी वॉल में, क्योंकि ये एक आर्टरी लाइक स्ट्रक्चर है, वो मसल्स ग्रो करेंगे और इस जगह को ब्लॉक कर देंगे और इसकी जगह खाली एक रेमनेंट रह जाएगा डक्टस आर्टरियोसस का। ठीक है। रेमनेंट मतलब कोई चीज़ जो किसी चीज़ की निशानदेही कर रही थी, कुछ बचा हुआ उसका हिस्सा रह जाएगा, बाकी ये पूरा बंद हो जाएगा। अगर ये बंद ना हो तो साफ खून जो कि पल्मोनरी आर्टरी में है, गंदा खून जो कि पल्मोनरी आर्टरी में और साफ जो कि एयोर्टा में, दोनों मिक्स हो जाए, तो इसलिए डक्टस आर्टरियोसस का बंद होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो अम्बाइलिकल आर्टरीज थी बच्चे की और उसकी एक वेन, दो अम्बाइलिकल आर्टरीज होती हैं और वेन, वो भी बंद होती हैं, उनका भी क्लोजर होता है। द अम्बाइलिकल कॉर्ड ऑल्सो कॉल्ड नेवल स्ट्रिंग डेवलप्स एंड कनेक्ट्स द एम्ब्रियो टू द प्लेसेंटा। ठीक है। अब अम्बाइलिकल कॉर्ड क्या है? एक स्ट्रिंग, एक सख्त टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर होता है, नेवल स्ट्रिंग, यानी कि उसकी जो आपका बेली बटन होता है जिसे नाफ कहते हैं, उसे हम नेवल होल या नेवल बटन भी कहते हैं और बेली बटन और अम्बाइलिकल बटन भी कहते हैं या अम्बाइलिकस भी कहते हैं। तो उस जगह से एक कनेक्शन होती है, एक स्ट्रिंग होती है बेबी की विद दी मदर और वो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के दरमियान कनेक्शन होगा अम्बाइलिकल कॉर्ड। इन ह्यूमन द अम्बाइलिकल कॉर्ड नॉर्मली कंटेन्स वन अम्बाइलिकल वेन विच सप्लाइज oxygenated blood, nutrient rich from the placenta. It also contains two umbilical arteries which bring back deoxygenated blood, nutrient depleted blood to the placenta. Thus fetal heart pumps only deoxygenated blood to placenta. अब ये क्या कह रहा है कि जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है उसके अंदर दो अम्बाइलिकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बाइलिकल वेन होती है। जो अम्बाइलिकल वेन होती है वो मदर से क्लीन फूड, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, क्लीन ब्लड को लेके जा रही होती है बच्चे तक, और जो आर्टरीज होती हैं वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे से, फीटस से लेके माँ के पास ले जा रहे होते हैं, जो गंदा कचरे वाला डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। तो इसलिए जो फीटल हार्ट होता है वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं करता, क्योंकि उसके लंग्स उस वक्त कोलैप्स्ड हैं, क्लोज हैं, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजन वो नहीं ले रहा, तो वो मदर से विया दी अम्बाइलिकल वेन जो कि अम्बाइलिकल कॉर्ड के अंदर आ रही है उसके थ्रू ऑक्सीजन लेगा, जबकि अम्बाइलिकल आर्टरीज के थ्रू वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस माँ को देगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड यानी ख़राब कार्बन डाइऑक्साइड रिच कचरे से भरा हुआ ब्लड जो फीटस है वो देगा माँ को अम्बाइलिकल आर्टरीज के थ्रू। ठीक है। वरना हमें पता है आर्टरीज साफ ब्लड ले जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टरीज गंदा खून लेके जा रही है माँ के पास। तो ये प्लेसेंटा और अम्बाइलिकल कॉर्ड की डिस्कशन हो गई। अब हम देखेंगे कि गेस्टेशन और प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस होता है। गेस्टेशन इज द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड पार्चुरेशन, यानी कि बर्थ। ड्यूरिंग दिस पीरियड द यंग वन ग्रोज एंड डेवलप्स इनसाइड द मदर्स uterus. Gestational age is the common term used during pregnancy to describe how far along the pregnancy is. That is, normal pregnancy can range from 38 to 40 weeks or
9 मंथ्स, ठीक है। गेस्टेशन वो वक्त है, वो दौरानिया है जब कंसेप्शन हुई, यानी कि यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हुई, उस वक्त से लेके बच्चे के पैदा होने तक का लफ्ज़ गेस्टेशन कहलाता है। कब वक्त गेस्टेशन कहलाता है, ठीक है। और गेस्टेशन के दौरान बच्चा माँ के अंदर ग्रोथ पा रहा होता है, डेवलपमेंट हो रही होती है उसकी, और ये लफ्ज़ जो है प्रेगनेंसी के साथ भी हम अल्टरनेट कर लेते हैं, ठीक है। जो प्रेगनेंसी है कि औरत इस वक्त बच्चे को होल्ड कर रही है, देयर इज़ अ बेबी इन हर यूट्रस, दैट टाइम इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। और कितनी टाइम की प्रेगनेंसी हो गई है, एज ऑफ प्रेगनेंसी के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गेस्टेशनल टाइम, ठीक है। और नॉर्मल प्रेगनेंसी कितनी होती है, 30 से 40 हफ्ते, ठीक है। 38 से 40 वीक्स, यानी कि 38 से 40 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी होती है, या फिर 9 मंथ्स की नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ पे हमारी आज के लेक्चर की ऑलमोस्ट डिस्कशन ख़त्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बर्थ एंड नर्सिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें ये होता है कि बेबी की डिलीवरी कैसे होती है और बेबी को फूड किस तरह पहुँचाया जाता है, और प्री मेच्योर बर्थ क्या होती है। आई थिंक बर्थ एंड नर्सिंग में से हम नर्सिंग को अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, और बर्थ को जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी का हमारा टॉपिक है बर्थ एंड नर्सिंग, और नर्सिंग में से हम इसमें से हम नर्सिंग वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। नर्सिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैक्टेशन, ठीक है। नर्सिंग मतलब टू फीड द बेबी, टू नर्स द बेबी, ठीक है। तो बच्चे का जो खुराक देना उसको हम कहते हैं नर्सिंग, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस नर्सिंग, जिसको हम और भी क्या कहते हैं, लैक्टेशन, ठीक है। अच्छा, द सिक्रीशन एंड यील्डिंग ऑफ मिल्क बाय मदर आफ्टर गिविंग बर्थ इज कॉल्ड लैक्टेशन, ठीक है। बच्चे को डिलीवर करने के बजाय बर्थ देने के बाद जो है, आप जो बेबी के लिए जो मिल्क रिलीज़ होता है मैमरी ग्लैंड से, फीमेल के ब्रेस्ट से जो सिक्रीशंस निकलती हैं, जो लिक्विड निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड मिल्क। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लैक्टेशन। अब उस मिल्क का ख़ास क्या नाम होता है, The newborn baby is supplied with maternal milk soon after birth. Initially, mammary glands produce special yellow lymph-like fluid known as colostrum. It is quite rich in antibodies, particularly IgA, little fat, and less lactose and globulin protein than milk. ठीक है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो जो पहली सिक्रीशन होती है, जो पहला मेमरी ग्लैंड से जो लिक्विड है, जो सिक्रीशन निकलती है, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम के अंदर क्या होता है, उसके अंदर IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसके अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, उसके अंदर फैट्स होता है थोड़े से। लेकिन जो लेसिथिन और जो मिल्क की प्रोटीन्स हैं, मिल्क की कॉम्पोजिशन वाली चीज़ें कम होती हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती हैं। ये इंतहाई ज़रूरी होती हैं एक बच्चे के लिए, बच्चे की सेहत के लिए, बच्चे के इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए बच्चे को ब्रेस्ट फीड फ़ौरन लाजमी कराना चाहिए, ठीक है। Later, after 2 or 3 days of birth, milk production begins by prolactin secretion, जो कि कहाँ से प्रोलैक्टिन हमने पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन में, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस of prolactin releasing hormone. This hormone also prepares and enlarges the mammary glands for milk production and storage. Once mammary glands filled with milk, it synthesizes serotonin neurotransmitter which slows down prolactin production. ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जो फीमेल है, पहले तो उसका 2-3 दिन तक कोलेस्ट्रम आता है, जो कि लिम्फ लाइक फ्लूइड है। लिम्फ हमारी बॉडी में येलो सा एक फ्लूइड होता है, जो कि ब्लड जब सेल्स लीक नहीं करते, आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के अंदर जो है ब्लड होता है, इसके अंदर से ब्लड सेल्स लीक नहीं कर सकते, रेड ब्लड सेल्स आर्टरीज में रह जाते हैं, मगर कुछ प्रोटीन्स और कुछ चीज़ें लीक करके साइड के कैनाल्स में चली जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। तो उन लिम्फ वेसल्स के अंदर जो लिम्फ होता है वो येलो से कलर का होता है। तो ये जो पहली दफ़ा जो मिल्क प्रोड्यूस होता है कोलेस्ट्रम, इसका स्ट्रक्चर जो कलर है वो भी लिम्फ जैसा होता है। फिर कुछ दिनों बाद जो है 2-3 दिन बाद जो है मिल्क की प्रोडक्शन किसके अंडर होना शुरू हो जाती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के अंडर। और प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। और इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, जो ब्रेस्ट्स हैं फीमेल के, उनका साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और मिल्क प्रोड्यूस होकर वहाँ पे स्टोर होना शुरू।
एक दफ़ा जब मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क भर जाता है, व्हेन देयर इज़ फुल अमाउंट ऑफ मिल्क इनसाइड मेमोरी ग्लैंड, देन व्हाट हैपन्स इज कि सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, और सेरोटोनिन क्या करता है, सेरोटोनिन जाके कहता है कि बस अब और मिल्क नहीं बनाना, बिकॉज देयर इज़ इनफ मिल्क दैट इज़ प्रेजेंट इन दी मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, अब जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, जब तक वो बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही होती है तो उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू नहीं हुआ होता, लेकिन जैसे ही वो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ती है, ब्रेस्ट फीड कराना ख़त्म करती है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज, ल्यूटियल फेज वाला जो था, सारे उसको ब्लीडिंग और ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, जो मंथली ब्लीडिंग, मंथली मेंसेस वाला पीरियड वाला साइकिल होता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि व्हेन शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ही रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाए, कभी कभी इस तरह से भी होता है। रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क, द सेंसरी रिसेप्टर अराउंड निपल्स इज स्टिमुलेटेड बाय सकिंग ऑफ बेबी ऑन ब्रेस्ट दैट क्रिएट्स नर्व impulses. These impulses passes from receptors to the hypothalamus, which also stimulates posterior pituitary to release oxytocin. अब क्या है कि जब बेबी निपल्स के ऊपर जो स्किन होती है उस पर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जब बेबी ने सकल किया तो क्या होता है, उसके थ्रू रिसेप्टर्स को पता चला कि नर्व इम्पल्स आया कि कोई मुझे सक कर रहा है, क्योंकि कोई रिसेप्टर्स को सक कर रहा है। ठीक है, सो देयर आर निपल्स की स्किन हुई, स्किन के ऊपर मौजूद हुए रिसेप्टर्स। अब स्टिमुलस क्या आया, सकलिंग का। ठीक है, इस पैटर्न में मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो आपको ये पैटर्न अभी तक समझ जाना चाहिए। स्किन है और उसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये सिग्नल क्या आया, सकलिंग, और कहाँ पे रिसीव हुआ, रिसेप्टर ने जब देखा तो नर्व इम्पल्स जनरेट करके कहाँ भेजा, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमने देखा है दो ही हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, आके मिल्क डक्ट्स की, मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क कंटेनिंग ट्यूब्स होती हैं उनको इंलार्ज कराएगा और प्रोमोट कराएगा कि मिल्क बाहर निकले, इजैकुलेशन कराएगा। द नर्सिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मदर बिकॉज दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन, दस इट रिटर्न्स यूट्रस टू इट्स प्री प्रेग्नेंट साइज। ठीक है, अब क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो ऑक्सीटोसिन निकला, इसने जाके मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट किया और वहाँ से मिल्क को आउटफ्लो करा दिया, मिल्क को बाहर निकलवा दिया, उसका इफ्लक्स करवा दिया। अब कहते हैं कि ये जो नर्सिंग है मिल्क की, बेबी को ब्रेस्ट फीड करना, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मदर, क्योंकि इससे क्या होता है कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और यूट्रस वापस मतलब अपने प्रीवियस साइज पे आ जाता है, क्योंकि जब बेबी यूट्रस में होता था तो यूट्रस बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा इलार्ज हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता यूट्रस अपने वापस साइज पे आ जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि यूट्रस एक इलास्टिक पियर शेप स्ट्रक्चर है। इलास्टिक मतलब अगर वो फैल सकता है तो वापस वो अपनी जगह पे वापस भी आ सकता है। अच्छा, अभी हम कंपैरिजन करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग का और बॉटल फीडिंग का। ब्रेस्ट फीडिंग हमें पता है ज़्यादा अच्छी है बॉटल फीडिंग के ऊपर। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स का परफेक्ट बैलेंस होता है, जबकि बॉटल फीडिंग में सारे न्यूट्रिएंट्स इतने परफेक्टली बैलेंस नहीं होते। कैल्शियम वगैरह जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो डब्बे वाला जो दूध होता है उसमें इतनी नहीं होती, बॉटल जो आप पिलाते हैं बच्चे को, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से जो निज़ाम होता है उसके हिसाब से हर चीज़ परफेक्ट बैलेंस में होती है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला मिल्क है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हाई अमाउंट में होते हैं, जबकि बॉटल फीडिंग वाले पे डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट आपने डाली है किसी न्यूट्रिएंट की, किसी मिनरल की। और जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला मिल्क है, जो कोलेस्ट्रम है, जो नेचुरल मिल्क है, बेबी उसको जल्दी से डाइजेस्ट कर लेता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसका टेम्परेचर जो बेबी को चाहिए होता है वही होता है, परफेक्ट टेम्परेचर होता है। जबकि बॉटल फीडिंग वाला जो मिल्क होता है उसकी एलिमेंट्स बच्चे को हजम कभी नहीं होते, या फिर जो है कुछ को वो उसका टेम्परेचर बराबर नहीं होता, बेबी के लिए टॉलरेट, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। फिर अगर हम देखें ब्रेस्ट फीडिंग में और क्या फ़ायदा होता है कि बेबी गेट्स इम्यूनिटी और रेडिली अवेलेबल एट एनी टाइम इन एनी प्लेस। ठीक है, अब क्या है कि बेबी को जो है फ़ौरन से उसके लिए आसानी होती है, और क्या है कि जब IgE एंटीबॉडीज़ हैं ये इम्यूनिटी देती हैं। इम्यूनिटी मतलब मुदाफ़ियत देती हैं, जरासीम से लड़ने की क़ुव्वत देती हैं उसको। जबकि जो बॉटल फीडिंग है वो उसमें जो है इम्यूनिटी ख़ास नहीं मिलती बच्चे को, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ जो अपनी माँ खुद प्रोड्यूस कर रही होती है वो डब्बे के दूध में नहीं होती। अब क्या है कि एक और बात है, लेकिन
ब्रेस्ट फीडिंग हर जगह पे आप नहीं करा सकते, फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं है, जबकि बॉटल से आप दूध बेबी को हर जगह पे फीड करा सकते हैं। तो ये एक इसका फ़ायदा है बॉटल फीडिंग का। उसके अलावा एक प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है कि माँ की जो ममता का जज्बा होता है, माँ की जो मोहब्बत होती है और एक जो अफेक्शन होती है अपने बच्चे के लिए, वो उस हार्मोन से डेवलप होती है, ठीक है। लेकिन प्रोलैक्टिन अगर नहीं होगा, आप बच्चे को खुद फीड नहीं करा रहे, तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही, तो बॉटल फीड के थ्रू वो रिश्ता डेवलप नहीं हो सकता, वो क्योंकि प्रोलैक्टिन का रिलीज नहीं हो रहा। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ मेडिकेशंस की वजह से जो है ब्रेस्ट फीडिंग रुक सकती है, मिल्क की प्रोडक्शन रुक सकती है, तो उन केसेस में जो है वो बॉटल फीडिंग या डब्बे का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेबी अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग में भी अनकम्फर्टेबल। अब एक और नुकसान जो ब्रेस्ट फीडिंग का ये हो थोड़ा बहुत कि जो फीमेल है उसके निपल्स पे सोर्स हो जाते हैं, उसके लिए जो है तकलीफ दे होता है बेबी को फीड कराना, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई एलर्जी हो जाए, अनकम्फर्टेबल होता है। इसके अलावा अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के डिस्कशन को हटा के बॉटल फीडिंग के ऊपर आएँ तो देखें कि बॉटल फीडिंग में टाइम भी ज़्यादा लगता है, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग में तो अल्लाह ताला ने आपको एक फैक्ट्री ऑफ मिल्क प्रोडक्शन दी हुई है विच इज़ योर मेमोरी ग्लैंड, जबकि बॉटल फीडिंग के लिए आपको दूध गर्म करना है, दूध मिलाना है, पानी गर्म करना है, टेम्परेचर देखना है, तो उसमें टाइम भी लगता है और अनहाइजीनिक भी हो सकता है। अगर बोतल साफ़ नहीं है, बच्चे को कोई और या निपल साफ़ नहीं है बोतल का, तो उसके थ्रू बच्चे को कोई इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है और बच्चा हो सकता है कि वो ना बर्दाश्त कर सके, टॉलरेट ना कर सके जो फार्मूला मिल्क है उसको। और हमेशा आपको जो है अपने साथ बॉटल्स और जो मिक्सिंग आइटम्स हैं, चम्मच, ग्लास और उसको उठाने का जो कांटा होता है, वो आप गर्म करके जब आप देगची को उठाते हैं, या एक देगची और ये पॉट्स, ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ रखनी होंगी बच्चे को हर वक्त बॉटल फीड कराने के लिए। तो कुछ नुकसानात हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, नुकसानात तो नहीं कहेंगे, कुछ मुश्किलात हैं, जबकि बॉटल फीडिंग के नुकसानात ज़्यादा हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि बॉटल फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे, क्या नुकसानात और एक दूसरे के ऊपर क्या प्रिविलेजेस हैं। तो यहाँ पे हमारी इस लेक्चर की डिस्कशन ख़त्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बर्थ और प्री मेच्योर बर्थ और किस तरह से होती है लेबर और कौन से हार्मोन्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।